हेलो बच्चों, देव कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रीवियस टॉपिक्स में अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत अगर रही हो तो आप हमसे ये पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ठीक है। जैसा कि आपकी एक्टिविटी 1.9 के अंदर मेंशन किया गया है, ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए हम एक्टिविटी 1.9 को समझेंगे। 1.9 एक्टिविटी से हमको कंफर्मेशन हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग जरा एक चीज़ देखें, डिस्प्लेसमेंट जो ये रिएक्शन है, मैंने हमेशा से कहा है कि कभी भी किसी भी रिएक्शन को समझने के लिए हमें उसके नाम पर जाना चाहिए कि उसका मतलब क्या निकलता है। जरा आप लोग ध्यान से देखें, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस का मतलब होता है छोड़ देना, हटा देना। कहां से? उसकी जगह से। प्लेस का मतलब जगह, मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कहीं ना कहीं जगह छोड़ दी जाती होगी या जो जिस जगह पर है उसे उस जगह से हटा दिया जाता होगा, ऐसा कुछ हम मान सकते हैं। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जरा हम अब एक्टिविटी 1.9 से समझने का प्रयास करते हैं। तो एक्टिविटी 1.9 के अंदर हमको क्या क्या बताया गया है उस चीज़ को आप लोग जरा देखें। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ कही गई है कि हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है, और एक दूसरी टेस्ट ट्यूब भी लेंगे। ठीक है। इसके बाद में जो ये पहली टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर एक सॉल्यूशन फिल कर लेंगे। इस सॉल्यूशन का सर नाम क्या होगा? इस सॉल्यूशन का नाम होगा कॉपर सल्फेट। क्या नाम होगा? कॉपर सल्फेट। सर जो ये दूसरा टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर इसका नाम क्या होगा? इसमें भी तो कोई सॉल्यूशन आपने फिल किया है। हाँ भैया, बिल्कुल किया है। इसका नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। ठीक है। मैंने दोनों ही टेस्ट ट्यूब में एक ही टाइप का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया है। ठीक है सर। अब इसके बाद में आप क्या बताना चाह रहे हैं? अब बेटा ध्यान देना, आयरन की दो नेल्स लेनी है, यानी कि हमें लोहे की दो कील लेनी है। तो एक आयरन नेल को हम थ्रेड के सहायता से, थ्रेड मतलब धागा, तो धागा की सहायता से हम एक आयरन नेल को हम इस प्रकार से हम इसके अंदर लटका देंगे। ठीक है। और दूसरी आयरन नेल को हम इसके अंदर नहीं डालेंगे, उसको हम अलग रख लेंगे। ये क्यों रख रहे हैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो बेटा, हमने दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन लिया है वो इसलिए कि इसका पहले कलर क्या था। हमने आयरन की कील जब इसके अंदर डाली है तो डालने के बाद में रिएक्शन होगी तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, और कलर चेंज हो जाएगा तो कैसे हम कंफर्म करेंगे? रेफरेंस के लिए हम इसमें बताएंगे कि पहले कलर इसका ऐसा था, रिएक्शन होने के बाद में इसका कलर अब ऐसा हो गया है। तो रेफरेंस के लिए हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेके रखा है। और इसी तरीके से हमने दो आयरन नेल इसीलिए ली थी क्योंकि पहली जो आयरन नेल है उसे हमने तो सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया रिएक्शन कराने के लिए। तो पहले दोनों आयरन नेल जब फ्रेश थी तो उनका कलर एक जैसा था। अब एक आयरन नेल को जब मैं रिएक्शन करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो वो रिएक्शन करेगी तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। और आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि उसका कलर चेंज हो गया है? उसका कलर चेंज हो गया है इसीलिए हमने उसी टाइप की दूसरी आयरन नेल को रेफरेंस के रूप में रख लिया है। अब सबसे पहले बात आती है, सर आप जरा ये बताएं कि शुरुआत में जो कॉपर सल्फेट है इसका कलर कैसा था जब इसमें किसी भी प्रकार का दूसरा सब्सटेंस हमने ऐड नहीं किया था, जब प्योरली कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन था। तो इसका कलर कैसा था? तो बेटा इसका कलर था ब्लू।
ठीक है सर, इसका कलर था ब्लू। और सर जो ये आयरन नेल है इसका कलर कैसा था? इसका कलर आप बोल सकते हो स्लेटी, लोहे का कैसा कलर होता है उस टाइप का आप समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं जैसा आपको बता रहा हूँ उस चीज़ पर ज़रा ध्यान देना। होता क्या है कि जब ये आयरन नेल है ये कॉपर से जब रिएक्शन करेगी, रिएक्शन करने के बाद में जब ये रिएक्शन हो जाएगी तो रिएक्शन होने के बाद में इस सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा कैसा? इस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा और हल्का सा ब्राउनिश कलर हो जाएगा। सर ये जो ब्राउनिश जो कलर है वो क्या कॉपर सल्फेट की वजह से हुआ है? तो मैं बोलूँगा इसका जो ब्राउनिश कलर है ये कॉपर सल्फेट की वजह से नहीं है, ये आयरन सल्फेट की वजह से हुआ। सर कुछ समझ में नहीं आया। आप कह रहे थे आपने सॉल्यूशन लिया है कॉपर सल्फेट का जो कि शुरुआत में कलर कैसा था उसका? ब्लू। ठीक है फिर आपने उसमें डाला आयरन नेल यानी कि लोहा, फिर उसके बाद में आप कह रहे हो कि कलर हो गया चेंज, और फिर आप बोल रहे हो जो कलर चेंज हो गया है और अब जो सॉल्यूशन है वो अब सॉल्यूशन किसका है? वो अब सॉल्यूशन है आयरन सल्फेट का। यानी कि अब इसके अंदर जो सॉल्यूशन के रूप में जो यहाँ पर जो भी सॉल्यूशन है वो किस सब्सटेंस का है? अब वो बदल गया है, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन हो गया है। अच्छा एक और चीज़ गौर करने वाली है कि इसमें मैंने बताया था ये रिएक्शन कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक खासियत है कि जब इसमें डिस्प्लेस होगा, अब क्या डिस्प्लेस होगा वो अभी बताऊंगा। जब इसमें डिस्प्लेस होगा तो जो कॉपर है वो आयरन नेल के ऊपर आकर के या तो डिपॉजिट हो जाएगा या फिर इसमें जो बॉटम है, बॉटम में जाकर के ये क्या हो जाएगा? सेटल डाउन हो जाएगा। बॉटम में जाकर के ये क्या हो जाएगा? सेटल डाउन हो जाएगा। तो जो ये आयरन की है, जो आयरन नेल है, आयरन नेल और ये बॉटम, ये दोनों के ही ऊपर एक ही सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाएगा जो होगा हमारा कॉपर। बच्चों ज़रा ध्यान से देखना, मैंने जो भी अभी आपको बताया ये ज़्यादातर मुझे जो लगता है कि अभी आपके समझ में नहीं आया होगा। तो कोई बात नहीं, हम फिर से प्रयास करते हैं और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये रिएक्शन हुई क्या, कैसे हुआ, सब चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि हमेशा हम जो भी केमिकल रिएक्शन करते हैं उसको लिखने का तरीका ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो अब हम जरा यहाँ पर ध्यान दें कि ये केमिकल रिएक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं उसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे कैसे, और फिर किस प्रकार से सॉल्यूशन था इसका और ये बदल गया इसमें, ये भी अभी हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो रिएक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं, इक्वेशन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ध्यान दें, हमने सॉल्यूशन किसका लिया था? कॉपर सल्फेट का। ठीक है सर, हमने सॉल्यूशन लिया कॉपर सल्फेट का। सर ये आप बार बार बोल रहे हो कि ये सॉल्यूशन है, तो मैंने आपको बताया था कि एक्वस स्टेट इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा फिर सर हमने क्या किया था? फिर हमने इसके अंदर एक आयरन नेल ली थी यानी कि कील ली थी। तो आयरन नेल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये है और ये सॉलिड है, इसलिए इसका स्टेट रिप्रेजेंटेशन हमारा ये है। अब ये दोनों रिएक्टेंट हो गए और जब मैंने इसको इसमें डिप कर दिया तो ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, इसलिए मैंने बीच में एडिशन का साइन लगाया है। ठीक है, अब इसके बाद में जरा ध्यान दें, अब इसमें रिएक्शन हुई तो हुआ क्या? तो आप लोगों को बेटा जब मैं थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगा तो अब जरा ध्यान से सुनना है, गौर से सुनना है, बिल्कुल भी अपना दिमाग डाइवर्ट नहीं करना है, जरा ध्यान दें। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये होता है कि व्हेन अ रिएक्टेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट विद मोर रिएक्टिव एलिमेंट। मतलब फिर से सुनो, मैं हिंदी में बताता हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक एलिमेंट जो कि ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, कोई कॉमन सा एक एग्जांपल देकर के बताओ सर,
तो हमारी समझ में आए, ऐसे समझ में नहीं आ रहा। आप कह रहे हो कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, ये तो दिमाग में ही नहीं जा रहा। तो एक कॉमन एक एग्जाम्पल दो जरा मुझे। तो ऐसे समझो, जैसे कि भैया दो इंसान हैं, ठीक है, एक है बहुत अच्छा हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर है, बहुत बलशाली है, एक दूसरा है वो थोड़ा सा उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है और उसके अंदर उतनी ज़्यादा एनर्जी और उतना ज़्यादा उसमें आत्मबल भी नहीं है और उसके अंदर बॉडी फिजिक्स भी उसकी इतनी अच्छी नहीं है। अब मुझे ये बताओ, अगर जो कमज़ोर है वो अगर पैसों की थैली को लेकर के, मान के चलिए 10 लाख रुपए अगर लेकर के रास्ते पर जा रहा है, ध्यान देना, और उधर से कौन आ रहा है, उधर से एक बॉडी बिल्डर आ रहा है जिसके पास में बहुत ज़्यादा अच्छी फिजिक है, बहुत स्ट्रांग है, और उसने देख लिया कि इसके पास में पैसे की रिक्वायरमेंट, इसके पास में पैसे की बहुत बड़ी गट्ठा है, इसके पास में बहुत अच्छा पैसा है जो ये लेके जा रहा है। तो अब ध्यान देना, वो जो है वो ताकतवर व्यक्ति है, वो जो कमज़ोर व्यक्ति को आकर के मारेगा, पीटेगा, व्हाटएवर जो भी करेगा, और उसकी थैली को लेकर के चला जाएगा, और यहाँ पर जो कमज़ोर व्यक्ति है वो अलग रह जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं क्राइम को बढ़ावा दे रहा हूँ, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है कि ऐसा आप समझ सकते हैं। तो आप एक चीज़ बताइए, यहाँ पर जो दूसरा एलिमेंट है, दूसरा व्यक्ति है, वो स्ट्रांग है, इसका मतलब वो मोर रिएक्टिव है, वो दूसरे वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा ताकतवर है। तो ताकतवर को आप कोरिलेट कर सकते हैं रिएक्टिविटी से, यानी कि जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब वो बहुत भयंकर तरीके से ताकतवर होगा, वो किसी को भी डिस्प्लेस कर सकता है, किसी को भी हटा सकता है अगर वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है तो, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं वो चीज़ जो आपको समझनी है। यहाँ पर जो आयरन है, ये कैसा है बेटा, ये है मोर रिएक्टिव। कैसा है, ये है मोर रिएक्टिव एलिमेंट। तो ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट ये क्या करेगा, ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट सर कौन सा है, ये है सर लेस रिएक्टिव एलिमेंट कॉपर। ये आयरन जो है ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और ये कॉपर जो है ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो आयरन क्या करेगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट होने के वजह से ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट को आकर के क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। अच्छा, ये डिस्प्लेस कर देगा, पर कहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, कहाँ से हटाएगा, ये उसके साथ से हटा देगा जो इसके साथ में जुड़ा हुआ है। मतलब अकेला कॉपर ही तो है नहीं इस कंपाउंड में, इसके साथ में तो दूसरा एलिमेंट भी है, दूसरा मॉलिक्यूल भी जुड़ा हुआ है, दूसरा आयन भी जुड़ा हुआ है। तो ये क्या करेगा, मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को आकर के डिस्प्लेस कर देता है और लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ में जो रिमेनिंग एलिमेंट जो जुड़ा हुआ था वो उसके साथ में आकर के जुड़ जाता है। और इस प्रकार से आपको आगे चल कर के प्रोडक्ट साइड में आयरन सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन मिलता है और जो अलग रह जाता है वो अब किसी और के साथ जुड़ नहीं पाता, क्योंकि कोई और अब रिमेनिंग है ही नहीं जिसके साथ में वो जाकर के जुड़े। तो इसी वजह से ये जो कॉपर है ये अलग रह जाता है। और इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी रिएक्टिविटी पावर से हटा दिया है और उसके साथ में जो रिमेनिंग है उसके साथ में वो जुड़ गया है। और इस प्रकार से आप अगर ध्यान देते हैं तो यहाँ पर आपको एक नया कंपाउंड फॉर्म होता हुआ दिखाई देता है और जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है वो अलग हो जाता है। देखो बेटा, आप लोगों को इस सिचुएशन को समझाने के लिए और अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अभी पाकिस्तान के अंदर अभी एक राजनीतिक संकट आ चुका है, वहाँ की सरकार अस्थिर होने की ऐसी संभावना लग रही है। वहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव आ गया है इमरान खान जी के साथ। इमरान खान के सापेक्ष में एक अविश्वास प्रस्ताव आया है। तो आप कैसे समझ सकते हैं उस सिचुएशन को, इससे जैसे समझें, बिलावल भुट्टो जरदारी जो वहाँ की अपोजिट टीम है, अब जो उसमें विपक्ष में बैठती है, वो मान लीजिए आयरन है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने साथ में इमरान खान के बहुत सारे सांसद अपने साथ में मिला लिए। अब अपने साथ में उन्होंने इमरान खान के बहुत सारे सांसद मिला लिए, तो इसका मतलब अब उनकी पावर ज़्यादा हो गई, वो मोर रिएक्टिव हो गए।
तो अब ये मोर रिएक्टिव हो गए। अच्छा ये कौन है, ये इमरान खान है। कॉपर कौन है, मान के चलिए कि इमरान खान जी हैं। अच्छा ये कौन है, ये सल्फेट कौन है, ये सल्फेट के बारे में अगर मैं बताऊं तो आप ये समझ लीजिए ये प्रधानमंत्री की चेयर है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की चेयर है। तो अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर जो अपोज में जो हमेशा बैठते थे या बोल सकते हो विपक्ष में जो बैठते थे, उन्होंने क्या किया, वो मोर रिएक्टिव हो गए। उन्होंने आकर के यहाँ पर इमरान खान को हटा दिया और यहाँ पर पाकिस्तान की जो प्रधानमंत्री की जो सीट है उसको हथिया लिया और आकर के अपनी सरकार बना ली और इमरान खान यहाँ बैठे बैठे अलग मायूस हो रहे हैं। तो आप इस सिचुएशन से, करंट सिनारियो से भी आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर आप एक चीज़ बताइए, आप कहाँ पढ़ा रहे थे केमिस्ट्री, कहाँ पहुँच गए आप पॉलिटी में, तो मतलब समझ में ही नहीं आता। तो आप ऐसे सोचा करो भैया, आज के समय पे मैंने हमेशा आपको एक ही चीज़ बताई है कि साइंस केवल वही बच्चे समझ सकते हैं जो साइंस को फील करते हो। आपके आसपास में जितनी भी सिचुएशन चल रही हैं, आप हर उस चीज़ के अंदर साइंस को ढूंढने की प्रयास करें। जो भी लाइव इवेंट हो रहे हैं, जो भी अभी करंट सिनारियो चल रहा है, जो भी पास्ट में इवेंट हो चुके हैं, जो फ्यूचर में होने वाले हैं, उन सभी को देख करके आप अपनी साइंस के कॉन्सेप्ट उनसे लिंक किया करें, ताकि बेटा आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनेगी। आप जब तक साइंस को फील नहीं करेंगे, आपको कोई नहीं सिखा सकता कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आप केवल और केवल रटने का प्रयास कर रहे होंगे। और रटने की चीज़ बेटा 2 दिन टिकती है, 4 दिन टिकती है, लाइफ टाइम तक नहीं रहती। पेपर के समय पर 100% आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं गलत कर ही देंगे। और मेरा मानना ये है कि मेरा बच्चा अगर एक बार मेरे से पढ़ ले या ये कॉन्सेप्ट अगर सीखे, तो उस चीज़ को जब वो फील करके सीखेगा तो वो आज क्या कल क्या कभी भी नहीं भूलेगा उसे। ठीक है, तो थोड़े से चीज़ों को कोरिलेट करके देखा करो आज के कल के पुराने जो भी इवेंट हो चुके हैं उनसे, क्योंकि लाइफ से जब तक आप इस साइंस को जोड़ोगे नहीं तब तक ये आपके दिमाग में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाता है। दूसरी बात एक और समझना, अब मेरी एक चीज़ बात बताओ, जब ये कॉपर सल्फेट था तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के फॉर्म में था। कॉपर सल्फेट जब ये सॉल्यूशन के फॉर्म में था तो उसमें था कौन, कॉपर था। तो कॉपर की वजह से वहाँ पर जो उसका असर दिखेगा तो कॉपर की प्रेजेंस का असर दिखेगा, इसीलिए इसका कलर कैसा है, इसीलिए इसका कलर कैसा था, ब्लू था। ठीक है, अब आप ऐसा समझ लीजिए कि सर देखो अभी आपने बताया था कॉपर कौन है, इमरान खान, सल्फेट कौन है, प्रधानमंत्री की कुर्सी। अगर इमरान खान प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो पॉलिसी जो भी टर्म्स और कंडीशंस हैं वो इमरान खान के हिसाब से बनेंगी, इमरान खान की सोच के हिसाब से ही नई नई पॉलिसियां बनेंगी। वो अपनी क्या नीतियां लाना चाहते हैं तो उनके हिसाब से दिखेगा। तो देश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, उनके पाकिस्तान जो भी है तो पाकिस्तान के अंदर जो भी वो माहौल लाना चाहेंगे वो अपने हिसाब से लेके आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा देश इमरान खान के हिसाब से चलेगा। ठीक है, जब प्रधानमंत्री की सीट पर कौन बैठा हुआ है, इमरान खान बैठे हुए हैं। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, अब यहाँ पर क्या इमरान खान बैठे हैं, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर तो विपक्ष की टीम ने अब क्या कर लिया है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अपना कब्जा कर लिया है। तो अब क्या ये इमरान खान की पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, ये अपनी पॉलिसी बताएंगे। क्यों, क्योंकि अब प्रधानमंत्री की कुर्सी इनकी है, अब रुतबा इनका चलेगा, अब तरीके इनके चलेंगे, अब पॉलिसी इनकी आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो सब्सटेंस, ध्यान देना, कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो सब्सटेंस अपनी प्रेजेंस से अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंटेशन देता है। कॉपर सल्फेट में कॉपर की वजह से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रिप्रेजेंटेशन देती हैं, ब्लू कलर, क्योंकि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ब्लू कलर को ही रिप्रेजेंटेशन देती हैं। जबकि आयरन सल्फेट के अंदर, ध्यान देना, दोनों तरफ सल्फेट तो कॉमन ही है, बस जो कलर जो बदल जाएगा वो केवल और केवल इसके मेन एलिमेंट की वजह से बदलेगा। इस सल्फेट में कॉपर था तो इस वजह से इसका जो कलर है वो ब्लू था, परंतु अब इसमें आयरन आ चुका है और आयरन आने की वजह से अब इस सॉल्यूशन का कलर ब्राउनिश हो जाएगा, हल्का सा मटमैला हो जाएगा, लाइट ब्राउनिश हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो और एक और चीज़ सर आपने बताया था कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन, ये मैंने सबसे पहला टॉपिक बताया था। सबसे पहले जब इस चैप्टर का वीडियो बनाया था तब मैंने आपको बताया था 5 तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका होता है आइडेंटिफाई करने का कि किसी में केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं। तो वो तरीका था कि अगर उसका कलर चेंज हो जाए, चेंज
चेंज ऑफ कलर मतलब कि कलर चेंज अगर हो जाता है, चेंज ऑफ कलर आइडेंटिफाइज दी रिएक्शन हैव, मतलब रिएक्शन हो चुका है, रिएक्शन हुआ है। कैसे कि आपको पता है कि अगर उसके अंदर कलर चेंज हुआ है तो यहाँ पर ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट का, रिएक्शन होने के बाद में लाइट ब्राउन हो गया है, इसका मतलब इसके अंदर रिएक्शन हुई है, ये हमने कंफर्म कर लिया है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आपने इसके अंदर क्या कर लिया है, ये रिएक्शन का भी कंफर्म हो रहा है कि सर इसमें रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब पूछोगे किस कौन सी वाली रिएक्शन हो रही है, तो देखो सर ये अकेला था, ये दोनों एक साथ थे, इसने आकर के इसको डिस्प्लेस किया, ये इसके साथ में जुड़ गया, इसने अपना एक नया कंपाउंड बना लिया और जो डिस्प्लेस हुआ है वो एक अलग तरफ बैठा हुआ है। यानी कि सर इसमें तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करके अपना नया कंपाउंड बना रहा है और जो डिस्प्लेस हुआ है वो अलग हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसका मतलब इस रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर नॉर्मली हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। अब देखो कुछ लोग क्या कहेंगे कि सर जो आपने ये चीज़ जो बताई है क्या आप इसे प्रूफ कर सकते हो? ये तो जस्ट आपने बता दिया है, क्या आप इसे प्रूफ कर सकते हो? तो बेटा अगर आपको प्रूफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर मैंने आपके लिए यही केमिकल रिएक्शन मैंने कराई है, उसकी लिंक दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका एक्सपेरिमेंट मैंने कराया है, उस पर क्लिक करें, प्रॉपर तरीके से यही रिएक्शन आपको होते हुए उसके अंदर मिलेगी। अच्छा सर एक और चीज़ बताइए, ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या हम जो केमिकल रिएक्शन के जो टाइप्स हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं? आखिर इनका कुछ ना कुछ फ़ायदा है जीवन में, आखिर हम इस साइंस में ये रिएक्शन के टाइप्स क्यों पढ़ते हैं? तो आपको पता चलेगा कि बेटा ये जितनी भी जो चीज़ें हैं ये सब की सब आपकी डेली लाइफ के अंदर यूज़फुल होती हैं। कैसे? जैसे बेटा आप ज़मीन को खोद करके मिनरल्स निकालते हैं, जैसे मान लीजिए चांदी निकली या कोई भी दूसरा मेटल्स निकला, वो इम्प्योर फॉर्म में निकलता है क्योंकि उसके साथ में बहुत सारी गंदगी उसके साथ में अटैच होती है। तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर एक होता है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल एलिमेंट उसमें अटैच होता है और दूसरी चीज़ होती है उसके साथ में गैंग। गैंग का मतलब होता है केमिकल टर्मिनोलॉजी में गंदगी जो उसके साथ में अटैच होती है। हम चाहते हैं उसमें से प्योर फॉर्म हमारा जो एलिमेंट जो चाहिए वो मिल जाए और गंदगी उसमें से निकल जाए। तो प्यूरिफिकेशन करने के लिए और उसका एक्सट्रैक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा जो मेन एलिमेंट है वो हमें अलग चाहिए, जिसमें गंदगी इस रूप में होती है मान के चलो, ठीक है, और एक दूसरा एलिमेंट होता है जो हाई रिएक्टिव होता है परंतु वो कम कीमती होता है। जैसे मान के चलो ये चांदी है और ये क्या है, ये लोहा है। अब लोहा तो चांदी से, हालांकि कॉपर है, समझते चलना, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, चांदी का एग्जांपल नहीं कॉपर के लिए लेते हैं कि कॉपर के बारे में पता होगा, कॉपर लोहे से ज़्यादा महंगा बिकता है कि नहीं बिकता? बिल्कुल सही बात। तो कॉपर को मुझे क्या करना है, प्योर फॉर्म में चाहिए, परंतु इसके साथ में ये गंदगी जुड़ी हुई है इसलिए मुझे कॉपर मिल नहीं पा रहा। अब मैं क्या करूँगा, ये महंगा है, मार्केट में महंगा बिकता है, तो मैं क्या करूँगा, सस्ते वाले एलिमेंट को लूँगा जो कि हाई रिएक्टिव होगा, वो अपनी रिएक्टिविटी की वजह से खुद इस गंदगी से जुड़ करके एक नया सॉल्यूशन बना लेगा और जो प्योर फॉर्म जो होगी अच्छे वाले एलिमेंट की, महंगे वाली एलिमेंट की, उस प्योर फॉर्म वाले एलिमेंट को ये अलग कर देगा, जिसकी वजह से हम इसे क्या करेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे और आसानी से कम खर्चे में ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। ऐसा ही डेली लाइफ में इंडस्ट्रीज कर रही हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर, जरूरी नहीं है एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स में ही ये यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ों में हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में बेटा मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया, यहाँ पर मैंने आपको ये समझा दिया है। अब मैं आपको एक काम करता हूँ, कुछ रिएक्शंस बताता हूँ, क्योंकि CBSE के एग्जाम के अंदर, स्टेट बोर्ड एग्जाम के अंदर कुछ केमिकल्स रिएक्शन लिखी हुई आती हैं और आपसे पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इट इज़। ठीक है, तो हम उस चीज़ को ज़रा चेक करते हैं। तो उसके लिए ज़रा हम पहले ये यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है इसको ज़रा क्लीन कर देते हैं। और आपको कुछ एग्जाम्पल और बताते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ताकि आपका दिमाग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलने लगे। जैसे बेटा इस आपकी NCERT बुक के अंदर 2 एग्जाम्पल और दिए हुए हैं, उनको मैं लिख देता हूं और उनको फिर आप लोग क्या करेंगे, ये चेक करेंगे क्या यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है क्या। तो ज़रा देखें, ये है बेटा जिंक, ये है आपका कॉपर सल्फेट और इन दोनों का रिएक्शन होने पर बनेगा जिंक सल्फेट।
अब कोई ये मत बोलना सर आप जेड को बीच में से काट क्यों देते हैं, मेरा तरीका है ये जेड ही, जेड फॉर जेब्रा, ठीक है। ये कॉपर है, ये दूसरी रिएक्शन है, ये लेड है। अच्छा इसमें ये क्या है, कॉपर क्लोराइड है। अच्छा ये कैसा है, एक्वस फॉर्म में है, और इसमें बोला गया है ये लेड क्लोराइड है, और ये एक्वस फॉर्म में है, और ये क्या है, ये कॉपर है, ये सॉलिड स्टेट में है। अच्छा इसमें मैंने ये यहाँ पर स्टेट रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाया था तो ये भी कर दिया। अब जरा देखें अपनी, आप खुद देखें क्या आपको क्या दिख रहा है। सर देखो मुझे नहीं पता, या आप ये भी पूछ सकते कि सर हमको कैसे पता होगा कि कौन सा एलिमेंट मोस्ट रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है। तो बेटा इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। जब आप चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे तो आपको मेटल और नॉन मेटल में से आपको रिएक्टिविटी सीरीज की एक सीक्वेंस दिया जाएगा, और सीक्वेंस को तो बाद में बात जाने दो, मैं पहले ही सारे के सारे एक्सपेरिमेंट आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा, जिसमें आप ये कंफर्म कर पाएंगे कि कौन सा मेटल या नॉन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी की कंफर्मेशन आप चैप्टर नंबर 3 में कर लेंगे। अभी तो आपको जस्ट ये चेक करना है कि कौन सा रिएक्शन ये है, ठीक है। और रिएक्टिविटी सीरीज को भी अगर आप चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक बॉक्स के रूप में दिया गया है, अगर आप उसे अभी पढ़ेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। चलो देखते हैं जरा इसमें। सर आपने बोला था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमको 2 चीज़ों का देखना रहता है। देखो सर एक यहाँ पर एक रिएक्टेंट ये है, एक रिएक्टेंट ये है। जिंक पहले अकेला था, अब सर देखो जिंक के साथ में कुछ जुड़ गया। अब ये देखा करो जिंक के साथ में जो जुड़ा है वो कहाँ से आया। वो जिंक के साथ में जो जुड़ा है सल्फेट, वो कॉपर के साथ में पहले जुड़ा था, अब जिंक के साथ जुड़ गया है। तो इसका मतलब कॉपर कहाँ गया, कॉपर सर अलग हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक क्या हो जाएगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जिसने अपनी रिएक्टिविटी पावर का यूज करते हुए लेस रिएक्टिव एलिमेंट यानी कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, और उसके रिमेनिंग के साथ में जिंक ने अपना एक कंपाउंड फॉर्म कर लिया है, सॉल्यूशन बना लिया है, और जो हमारा कॉपर है वो सेपरेट आउट हो गया है। इस प्रकार से हमने आइडेंटिफाई किया कि इसमें वन साइड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, इसीलिए ये वाली रिएक्शन सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। अगला देखते हैं। सर इसके अंदर ये लेड है, तो लेड के बारे में आप क्या जानते हो। सर देखो लेड जो है ये हमारे पास में अकेला है अभी, और लेड के साथ में सर ये कुछ जुड़ गया है, ये क्लोराइड जुड़ गया। अब आप बोलोगे यार लेड तो अकेला था, ये क्लोराइड जुड़ गया है, तो क्लोराइड कहीं से तो आया होगा। तो देखो कहाँ जुड़ा हुआ है क्लोराइड। अच्छा क्लोराइड तो कॉपर के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा इसका मतलब ये लेड जो है ये कॉपर के साथ में जुड़ गया है, तो कॉपर किधर गया, अरे कॉपर तो अलग हो गया है। इसका मतलब मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट लेड हो गया, इसने लेस रिएक्टिव एलिमेंट कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, इसने लेस रिएक्टिव एलिमेंट कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, और इस प्रकार से इसने अपना एक कंपाउंड बना लिया, एक सॉल्यूशन बना लिया है लेड क्लोराइड का, और कॉपर अलग हो गया। सर क्या हम इससे ये कंक्लूड कर लें कि कि जितने भी मेटल्स हैं नॉन मेटल्स हैं उन सब में सबसे ज़्यादा लेस रिएक्टिव कॉपर ही होता है? ऐसा नहीं कहना है, ठीक है। क्योंकि कुछ जगहों पर अगर आपको, अब जरूरी थोड़ी ना है कि इंडिया अगर मान लीजिए इंडिया अगर क्रिकेट मैच में अगर ऑस्ट्रेलिया से हार गई, वेस्ट इंडीज से हार गई, जिम्बाब्वे से थोड़ी ना हारेगी। अब यार समझा करो, आपको 2 या 3 रिएक्शन अगर ऐसी मिल रही हैं जिसमें कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो ये जरूरी थोड़ी ना कि ये सभी से ही लेस रिएक्टिव होगा। तो वो सारी कंफर्मेशन हम रिएक्टिविटी सीरीज चैप्टर नंबर 3 के अंदर प्रॉपर तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपने ये कंफर्म कर लिया कि ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अच्छा इसके बाद में बेटा आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट अगर अभी भी हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों का आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तब तक हम नए एक्सपेरिमेंट का प्रिपरेशन करते हैं न्यू कॉन्सेप्ट के लिए, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। देव कोचिंग क्लासेस से आप जुड़े रहें, अपना प्यार इसी प्रकार से देते रहें, और इस वीडियो को शेयर करें ज़रूरतमंदों के लिए, जिन लोगों के पास में फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, जो लोग आ नहीं सकते, मेरे आसपास में नियर बाय में नहीं रहते, उन सभी लोगों को ये स्टडी मटेरियल आप सर्कुलेट करें ताकि सभी का अच्छा हो। क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, ठीक है भैया।